हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैं आशिया आरएससी ट्रेनर। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज नहीं किया जाता है वर्ड। बहुत से लोग जो टेक्नीशियन है हमारे आरएससी फील्ड में, जो मैकेनिकल है, इंजीनियर है, वो नॉर्मली या तो उसे गैस बोलते हैं। रेफ्रिजरेंट बहुत कम यूज किया जाता है हमारे उसमें। बट अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी रेफ्रिजरेंट यानी जो गैस होती है वो यूज की जाती है। थोड़ा उसके बारे में नॉलेज लेंगे कि कौन सी गैस जो यूज होती थी पहले और बैन कर दी गई, उसका क्या रीजन था, और आने वाले टाइम पे ऐसी कौन सा जो गैस है, कौन सी रेफ्रिजरेंट है जो बैन हो जाएगी पूरी तरीके से, उसके पीछे भी एक रीजन है। और कौन कौन सी है जो अभी मार्केट में यूज हो रही है और क्या रीजन है उनका यूज होने का, तो उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा जो टॉपिक है रेफ्रिजरेंट, जिसे लोग नॉर्मली लैंग्वेज में गैस से बोलते हैं, गैस से इंडिकेट करते हैं कि एसी में ये गैस यूज होती है या फ्रिज में ये यूज होती है। तो एक्चुअल में उसे रेफ्रिजरेंट क्यों बोलते हैं? आपने हमेशा देखा होगा कि कंप्रेसर के ऊपर R22 या फिर R134A इस तरीके से इंडिकेट किया रहता है। तो वो R जो है वो इंडिकेट करता है, रेफर करता है रेफ्रिजरेंट को, यानी उसमें यूज होने वाली गैस को। रेफ्रिजरेंट क्यों बोलते हैं, गैस ना बोल के रेफ्रिजरेंट क्यों बोलना चाहिए, उसको समझते हैं जरा हम। रेफ्रिजरेंट बेसिकली एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम अपनी रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज करते हैं एक मीडिया के तौर पे। अब ये मीडिया क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है, उसको भी समझ लेना चाहिए हमें। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर हम जो गैस यूज करते हैं वो एक मीडिया का काम करती है, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करने का और साथ ही साथ हीट को रिजेक्ट करने का काम करती है, यानी ऊष्मा को अवशोषित करती है और बाहर क्या है वो छोड़ती है उसको। उसी के कारण आपकी जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो वर्क करती है और कूलिंग प्रोड्यूस होती है, चाहे वो आपकी एसी हो, चाहे वो आपका फ्रिज हो, कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स हो या कमर्शियल एसी वगैरह हो, सभी इन सभी चीजों में, या वाटर कूलर हो, इन सभी चीजों में क्या है, सेम साइकिल यूज की जाती है। और सेम ही प्रोसेस होता है कि वो एक जगह से हीट को एब्जॉर्ब करता है और वहीं से वो हीट रिजेक्ट होती है, तभी क्या है कूलिंग को प्रोड्यूस किया जाता है। चाहे वो आपकी लो टेम्परेचर की मशीन हो, माइनस में टेम्परेचर करें, या पॉजिटिव टेम्परेचर वाली मशीन हो जैसा आपके एसी होते हैं, उन सभी में सेम साइकिल यूज की जाती है। बट रेफ्रिजरेंट अलग अलग प्रकार के यूज किए जाते हैं। अलग अलग इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि हर रेफ्रिजरेंट की एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है। कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, यानी कि फ्लेमेबल होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लेमेबल नहीं होते हैं। जैसे बात की जाए आपके एसी के अंदर जो गैस यूज होती है, मोस्टली वो क्या होती है, गैस जैसे R22 कह ले, तो वो उतनी फ्लेमेबल नहीं होती है जितना कि आपके फ्रिज के अंदर यूज होने वाली R600A होती है। वो रेफ्रिजरेंट क्या है, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील है। इसलिए हमें जब भी गैस चार्जिंग करनी होती है तो बोला जाता है कि सावधानी के साथ करना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रख करके। तो आज हम उसी रेफ्रिजरेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी किस कैटेगरीज में आते हैं, उसके ऊपर थोड़ा विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ यही तो क्लियर कर दिया कि रेफ्रिजरेंट क्या है, एक ऐसा पदार्थ जो कि क्या है, एक मीडिया है रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर हीट को रिजेक्ट और एब्जॉर्ब करने का। अब ये रेफ्रिजरेंट भी दो भाग में बटा हुआ है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से एक जो आता है वो प्योर फ्लूइड्स कहलाता है, यानी कि ये ऐसे गैस होता है, ऐसे रेफ्रिजरेंट होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर किसी भी अन्य गैस का या अन्य पदार्थ का कोई भी मिक्सचर नहीं यूज किया जाता है। ये एकदम शुद्ध होते हैं, यानी एक प्योर फॉर्म में मिलते हैं हमें। जबकि एक मिक्सचर गैस यानी मिक्सचर रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं जिसमें दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण होता है। अब प्योर फ्लूइड्स के अंदर भी आपकी कैटेगरीज डिवाइडेड है, उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाते हैं। तो पहला जो हमारा आता है वो CFC गैस आता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अंदर आपकी जो रेफ्रिजरेंट यूज होती थे वो थी R11 और R12। अब ये नंबरिंग क्या है, हालांकि आपके रेफ्रिजरेंट का बकायदा एक केमिकल नेम होता है, बट वो केमिकल नेम इतना बड़ा होता है कि क्लोरोफ्लोरोमीथेन इस तरीके से, तो वो लर्न करना या याद रखना हर टेक्नीशियन की बस की बात नहीं है। इतनी सारी रेफ्रिजरेंट यूज की जाती है, बहुत लोग रखते भी हैं, इसलिए क्या है शॉर्ट फॉर्म करने के लिए क्या है इस तरीके से कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नॉर्मली हम R22, R32, 410A, 600A इस तरीके से यूज करते हैं, इसी तरीके से चलता है, बल्कि इनका क्या है एक बाकायदा नाम भी होता है केमिकल। तो ये जो R11 या R12 है वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कैटेगरीज में आती है।
R12 आपके जो रेफ्रिजरेटर होते थे पुराने टाइम में जो यूज किए जाते थे वहाँ ये गैस यूज की जाती थी, बट ये पूरी तरीके से बैन हो चुकी है। बहुत पहले ही इसको बैन कर दिया गया था। रीजन इसके पीछे ये था क्योंकि ये इको फ्रेंडली नहीं थी, यानी हमारे पर्यावरण के लिए ये हानिकारक थी। इसमें जो ODP और GWP था यानी ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल और आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई था, यानी ये हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक थी। क्योंकि इसमें क्या है, आपकी क्लोरीन की जो मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में थी, आपके हमारे जो ये ओजोन लेयर है उसको क्षति पहुंचा रही थी, जिसके कारण क्या है सभी देशों की रजामंदी से क्या है ये गैस पूरी तरीके से बैन कर दी गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने रेफ्रिजरेंट की तरफ, जो कि है HCFC। शॉर्ट फॉर्म में HCFC गैस बोलते हैं, जबकि इसका पूरा जो नाम होगा वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, एज कंपैरिजन CFC के थोड़ी कम नुकसानदायक होती है, बट ये गैसेस भी आपकी क्या है इको फ्रेंडली नहीं होती है। R22 आपने सुना होगा, जितने भी पुराने AC है नॉन इन्वर्टर वाले उन सभी में ये रेफ्रिजरेंट यूज की जाती है और अभी भी यूज हो रही है मार्केट में। बट 2030 तक आते आते इसका उत्पादन और विक्रेता करना, यानी पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और जो खरीदारी वगैरह है वो सब बैन कर दी जाएगी, क्योंकि ये इको फ्रेंडली नहीं है आपकी गैस। बट अभी भी इसमें काम चल रहा है। हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक थी, इस वजह से क्या है इसे बैन किया जा रहा है। अदरवाइज क्या है यूज करने में हमारे जो टेक्नीशियन है उनके लिए इजी पड़ता था, क्योंकि इतना प्रेशर हाई प्रेशर गैस नहीं थी ये इस चक्कर में। बट अब ये बैन हो जाएगी कुछ टाइम बाद, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और कैटेगरी में आता है हमारा HCFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्लोरीन की मात्रा नाम मात्र होती है, कम होती है, जिसके कारण ये जो गैस है जो रेफ्रिजरेंट है वो बिल्कुल इको फ्रेंडली है। इसलिए आजकल ये इस कैटेगरीज के जो रेफ्रिजरेंट है वो ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आप जितने भी इन्वर्टर AC वगैरह में देख रहे हैं या आगे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें मोस्टली जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जा रहा है वो या तो आपके R32 या आप देखते होंगे 410 है, जो कि आपकी इस कैटेगरीज में आती है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। तो R32 आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। इस गैस में क्या खासियत है कि ये इको फ्रेंडली है, बिल्कुल भी आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, साथ ही साथ आपके ओजोन लेयर पे कोई क्षति नहीं पहुंचाती है। इस कारण ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बट इस गैस को जब भी काम करें इस गैस के ऊपर तो बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करें, क्योंकि ये हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है, इसका प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो बहुत ही सेफ्टी के साथ इसका काम करना चाहिए। और जब भी रेफ्रिजरेंट के ऊपर आप काम करें, कहीं भी आपको गैस चार्जिंग वगैरह करनी है या गैस आप स्टोर करते हैं, पंप डाउन करते हैं, तो बहुत ही सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखते हुए करें, हमेशा सावधानी को बरतें अच्छी तरीके से। इसमें आपके जो HCFC ब्लेंड है उसके अंदर आपके R32 R134 है। अब ये जो R134 है वो तो हमारी फ्रिज के अंदर यूज होती है, और R32 जो है आपने देखा होगा AC के अंदर यूज होती है कॉमनली। बाकी R125 R443 है, R23 और R152 है, ये सभी रेफ्रिजरेंट भी यूज होती है, बट उतना मार्केट में प्रचलित नहीं है और डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ही रेयर यूज की जाती है। आपने देखा होगा कमर्शियल पे किसी किसी जगह पे ये यूज की जाती है। तो कॉमनली जो यूज की जाती है HFC ब्लेंड में वो आपकी है R32 और R134 है, जो कि एक गैस यूज की जाती है AC के अंदर और दूसरी वाली हमारी फ्रिज के अंदर यूज की जाती है। उसके बाद आती है एक नेचुरल गैस यानी HC ब्लेंड के नाम से भी हम जानते हैं, जिसके अंदर हमारी जो कॉमनली यूज की जाती है डोमेस्टिक लेवल पे वो है R600। सभी ने फ्रिज वगैरह में कहीं ना कहीं टेक्नीशियन ने यूज किया होगा, और ये फ्लेमेबल गैस होती है, तो इसका जब भी यूज करें तो बहुत ही सेफ्टी के साथ करना चाहिए। R717 जो है ये अमोनिया गैस का वो नंबरिंग दे रखी है, और अमोनिया गैस जो है आपकी वो कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स वगैरह में यूज़ की जाती है, तो डोमेस्टिक लेवल पे नहीं यूज़ की जाती। बट अमोनिया गैस का भी अगर जैसे कोई कमर्शियल यूज़ में यूज़ किया जाता है काम, तो वो हमेशा ध्यान से करें, क्योंकि अमोनिया जो है वो टॉक्सिक गैस होती है, यानी इसके अंदर क्या है जहरीली है ये ह्यूमन बॉडी के, अगर उसके अंदर नॉर्मली वो इनहेल कर लेता है या आंखों वगैरह पे लग जाती है किसी कारण से, तो क्या है डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका भी बड़ी सेफ्टी से ध्यान पूर्वक कार्य करना चाहिए।
R290 भी आपकी HC ब्लेंड के अंदर यूज की जाती है। अब R290 आपने देखा होगा कि किसी किसी फ्रिज में दे रखा होता है यूज करने का, और किसी किसी AC के मॉडल में भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि R290 यूज की जाती है। R290 और R22 का लगभग प्रेशर जो है, चाहे वो स्टैंडिंग प्रेशर कहिए चाहे रनिंग प्रेशर कहिए, दोनों लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है। बट R22 इको फ्रेंडली नहीं है, जबकि आपकी जो HC ब्लेंड की गैस होती है वो इको फ्रेंडली है पूरी तरीके से। तो HFC और जो HC ब्लेंड है ये हमारी इको फ्रेंडली गैसेस होती हैं, इसमें क्लोरीन की मात्रा नहीं होती है, बहुत कम होती है। जबकि ये जो आपकी CFC है या HFC है, इनमें क्लोरीन की मात्रा बहुत हाई होती है। तो कुछ गैस तो जो कि बंद ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ बंद होने की कगार पे है। बट अभी भी R22 प्रचलित है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या रनिंग, क्या स्टैंडिंग प्रेशर है, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखने चाहिए। इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो बनाऊंगी जिसमें बाकायदा में सभी रेफ्रिजरेंट के क्या स्टैंडिंग प्रेशर होते हैं, क्या रनिंग प्रेशर होते हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन का यूज़ करके गैस चार्जिंग वगैरह करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर बहुत जल्द वीडियो आएगी। अब बात करते हैं, ये तो हो गए हमारे प्योर फ्लूइड्स में, यानी जो शुद्ध गैस होती है जिनमें किसी भी गैस का अन्य गैस का मिश्रण नहीं होता है। दूसरी जो गैस आती है वो होती है हमारी मिक्सचर रेफ्रिजरेंट, जिसके अंदर हम दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट को आपस में मिला करके एक रेफ्रिजरेंट बनाया जाता है। उसके अंदर दो कैटेगरीज डिवाइडेड है, एक आता है आपका जियोट्रोपिक और दूसरा है एजियोट्रोपिक। अब जियोट्रोपिक और एजियोट्रोपिक में क्या फर्क है? दोनों के ही अंदर हम दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण करके एक रेफ्रिजरेंट बनाते हैं, बट दोनों में फर्क क्या है? एजियोट्रोपिक जो रेफ्रिजरेंट है उसमें जो गैस का अनुपात होता है, यानी जो परसेंटेज है वो क्या है, 50-50% नहीं होता है। यानी कोई किसी रेफ्रिजरेंट को ज्यादा अनुपात में डाला जाता है और किसी को कम अनुपात में डाला जाता है। जबकि आपका जो एजियोट्रोपिक होता है उसमें 50% कोई रेफ्रिजरेंट और दूसरा रेफ्रिजरेंट जो है वो 50-50% के अनुपात में रेशो में डाला जाता है। तो इसके अंदर कौन सी आती है? तो जो जियोट्रोपिक है उसके अंदर आपकी R407C आती है, R410। अब ये जो R410 है ये आपने देखा होगा या यूज किया होगा कभी ना कभी, AC के अंदर कॉमनली यूज की जाती है। R32 और 410 ज्यादा प्रचलित है। दोनों ही रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर गैस है और दोनों का लगभग प्रेशर क्या है, सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, और प्रॉपर्टीज भी लगभग कह सकते हैं कि हम सेम है। ये भी हमारी जो है इको फ्रेंडली गैस है। और इसमें जो है कौन कौन से रेफ्रिजरेंट मिला करके बनाया गया है R410, तो R32 आपकी जो R32 है उसका रेशो शामिल है, और साथ ही साथ R125A को भी मिला करके एक 410A रेफ्रिजरेंट बनाया गया है। बट दोनों का जो अनुपात है, जो रेशो है वो 50-50% नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी R410 रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते हैं आप, तो गैस के सिलेंडर को उल्टा करके करना चाहिए और लिक्विड में रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना चाहिए। रीजन ये रहता है क्योंकि ये दो गैस का मिश्रण है और दोनों का अनुपात, दोनों का रेशो इक्वल नहीं होता है। तो जिसका प्रेशर हाई रहेगा वो गैस अगर हम उल्टा करके ना डालेंगे तो वो जो है वो वेपर फॉर्म में क्या है, जो हल्की गैस होगी वो ज्यादा, और हाई प्रेशर गैस होगी वो जल्दी उड़ जाएगी। उसके कंपैरिजन जो लो प्रेशर गैस होगी वो नीचे की नीचे ही रह जाएगी, तो एक निश्चित अनुपात में नहीं जाएगा, जिसके कारण कूलिंग में भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए जब भी आप R410 पे काम करें या R32 पे भी काम करते हैं तो गैस को हमेशा उल्टा करके ही चार्ज करें, ताकि इक्वल अमाउंट में आपकी जो है रेफ्रिजरेंट चार्ज हो सके। उसके बाद जो देख रहे हैं आप रेफ्रिजरेंट है वो 404A है, R422 है, R417 है। ये सारी इतनी कॉमनली यूज नहीं होती है, जबकि 410 डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज्यादा यूज की जाती है। एजियोट्रोपिक में कौन सी रेफ्रिजरेंट आती है? तो R502 और R507। और भी जो 500 की नंबरिंग में जो रेफ्रिजरेंट चलते हैं कॉमनली वो आपके एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट के अंदर आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। तो होप आपको, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि कौन सी गैस जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए सही है और कौन सी जो है वो हानिकारक है, कौन सी बैन हो चुकी है, कौन सी बैन होगी और कौन सी कॉमनली अब यूज की जाएगी फ्यूचर में, और क्या रीजन था, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। बहुत जल्द मेरी नई वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको रेफ्रिजरेंट के बारे में बताऊंगी कि किसका क्या स्टैंडिंग प्रेशर रहता है, क्या रनिंग प्रेशर रहता है, बैक प्रेशर, सक्शन प्रेशर किसको क्या कहते हैं, इसके बारे में हम बहुत जल्द चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।